आज मैं आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। ये क्योंकि मैंने एक सेट पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था कि ताकि जितने भी सारे हमारे टफ और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं उनको एक जगह पहले से ही लिख के रख लूँ। तो आज मैं आपको उन्हीं को ही समझा देती हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस को। और ये आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी कि ये जो हमारी आज की फाइनल वीडियो है मैट्रिसेस की, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको यानी निकालना सिखाया था जितने भी सारे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा भी ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इन्हें आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ हमें हल्का सा ट्रिकी माइंड यूज़ करना है। सो दैट इज़ फाइंड द मैट्रिक्स पी, यानी कि मुझे मैट्रिक्स पी फाइंड करनी है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये हमारी इक्वेशन है। यानी this matrix multiply by p multiply by this matrix is equal to this, यानी कि ये जो है 2 1 3 2 ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, एंड देन ये -3 2 5 -3 ये हमारे पास B मैट्रिक्स है, और ये जो 1 2 2 -1 ये हमारे पास C मैट्रिक्स, ठीक है। हमने इन्हें मैट्रिसेस को लेट कर लिया है, हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि हमें कुछ भी गिवन नहीं है क्या ए बी सी, बस हमें यहाँ पे सिंपल पी गिवन है तो मैंने उसे एज्यूम कर लिया है, इसे ए बी, ठीक है, एंड देन सी। तो अब मैं इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देती हूँ, दैट इज ए पी बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल में दैट इज ए इनवर्स, यानी कि यहाँ देखिए इट मीन्स कि मुझे यहाँ पी मैट्रिक्स चाहिए। अगर मुझे यहाँ पी मैट्रिक्स चाहिए तो मैंने आपको ये ऑरल ही भी बताया था कि जब मुझे पी मैट्रिक्स चाहिए तो मैं ए का इनवर्स यानी वहाँ लेके जाऊँगी तो हो जाएगा ए का इनवर्स, फिर बी को लेके जाऊँगी तो हो जाएगा बी का इनवर्स। लेकिन हम इसे इस तरीके से स्टेप में नहीं करते हैं, हमें इसे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई ये कंप्लीट प्रोसीजर करना होता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वहाँ जाके ए का इन्वर्स बन जाएगा। सो ये ए है तो मैंने यहाँ पे ए के इन्वर्स से क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों जगह, ठीक है। सॉरी पोस्ट नहीं, प्री माने पहले, क्योंकि मैंने इसको आगे मल्टीप्लाई किया, पोस्ट माने बाद में। यानी मैंने यहाँ पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया ए से, तो ये बन जाएगा आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ ये ए का इनवर्स है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई करके आया है। देन मेरे पास ये हो गया पी बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब आया है ये बी, यानी कि मुझे बी भी उसी साइड में ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे पी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है। सो नाउ अब मैंने क्या किया, बी मेरे पास बाद में है तो मैंने इसीलिए बी इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ बी इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी और बी को मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स है, ये कितना हो गया है आई, दैट इज ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, ठीक है। इट मीन्स कि मुझे जो मेरी पी मैट्रिक्स है, मुझे ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, मुझे बी का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मतलब कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना, दिस, ठीक है। इस स्टेप के बाद हमें कहाँ पे ये करना है, इस स्टेप के बाद मुझे यहाँ इन्वर्स कैलकुलेट करना है, दैट इज ए का इन्वर्स एंड बी का इन्वर्स। सो मैंने ए का इन्वर्स और बी का जो इन्वर्स है वो किस टाइप से कैलकुलेट करूँगी। ए का इन्वर्स क्या है फॉर्मूला, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए,
यानी ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हम 2x2 की मैट्रिक्स में सिंपल कर सकते हैं। 2 1 3 2 है, तो मैंने सिंपल कर दिया, यहाँ पे यहाँ के साइन चेंज कर दिए एंड देन रिवर्स कर दिया, यानी कि ये इसकी जगह पे ये आ जाता है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो वह एडजॉइंट ऑफ ए है, ए का डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट किया, देन ए का इन्वर्स निकाल दिया, एंड देन एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी जो मैंने इसे एज्यूम किया था, इसमें भी मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली तो इनको इंटरचेंज करने में भी सेम ही आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के जो डायगोनल्स हैं उनका मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के डायगोनल्स को मैंने माइनस, दैट इज माइनस में साइन ही चेंज हो जाते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया एंड देन बी इनवर्स, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ तक इस स्टेप में मुझे क्या नीड थी, इस स्टेप में मुझे नीड थी ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स, और मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, सी, ठीक है। ध्यान रखना इसे हमें इसी ऑर्डर में लिखना है, इसके ऑर्डर को हमें चेंज नहीं करना। अब ए का इन्वर्स कितना है, जो वैल्यू थी मैंने पुट कर दी, देन सी एंड देन बी का इन्वर्स। सो पहले मैंने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, देन ये फ्रेम करके आया एंड देन मैंने इन दो मैट्रिक्स को फ्रेम किया, क्योंकि हम तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो मैंने 1 बाय 1 इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ किया, देन बाद की दोनों मैट्रिक्स को किया। जो ये मेरे पास P का डिटर्मिनेंट, ये जो ऑर्डर मैट्रिक्स के फ्रेम में कैलकुलेट करके आया है, ये मेरी P मैट्रिक्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स, सो उसी का ही मैंने अब एक क्वेश्चन लिया है। एग्जामिन वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि हमें ये बताना है क्या ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देन यानी मुझे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड है। सो इन सभी की पहले इक्वेशन को एक मैट्रिक्स के फ्रेम में ही लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि मैंने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लगा दिया, that is equation in matrix. So 3 minus 1 minus 2, then x is 0 here, 2 minus 1, तो मेरे पास ये बन गया है x and then x y z is my x है ये मेरे पास मैट्रिक्स x y z and then b 2 minus 1 3, तो ये a मैट्रिक्स है, x है एंड देन ये b मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ मैंने क्या स्टेप किया, पहले ए एक्स ही जनरली हम कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। हमें इसी को ही सॉल्व करना होता है, लेकिन मैंने इसे बाद में इसीलिए कट किया कि सबसे पहले मैं ये देखूँ क्या वास्तव में ए का डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास कैलकुलेट होके क्या निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगी, क्या वो 0 तो नहीं है। देन ये मेरे पास ए है, मैंने ए का डिटर्मिनेंट क्या किया, कैलकुलेट किया, ठीक है। इस वाले रो से 3 इसे छोड़ा, दैट इज 0 माइनस 5, और ये मेरा निकल के आ गया है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 निकल के आ जाए और वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें बताना है कि वेदर दिस इज अ इनकंसिस्टेंट और
कंसिस्टेंट, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कंसेप्ट भी बताया था कि अगर मेरा ए का डिटर्मिनेंट 0 निकल के आ जाता है तो मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्योंकि ए का इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं, ए का इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो इसका मेथड है मुझे एडजॉइंट ऑफ ए को कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट होगा, देन वी नीड टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सभी के मैंने कोफैक्टर्स ही पहले से ही कैलकुलेट कर दिए हैं। एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, सिस्टमेटिकली लिखा है, देन इसका रिवर्स। ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, बी से। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ये निकाला, इसे मुझे बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 0 निकल के आ जाता है इसका मतलब कि वो कंसिस्टेंट है और हमारे पास उसके काफ़ी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या 0 निकल के नहीं आया। ठीक है, देन अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है देन एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी से, वो भी 0 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो मेरा सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्स प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर हमारे पास सिंपल एक आपको इक्वेशन भी, एक सिंगल मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ सिंपल ए ही मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, और मुझे बी मैट्रिक्स गिवन नहीं है, तो सिंपल मेरे पास यही स्टेप करना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगी मैं, एडजॉइंट ऑफ ए तक मैं निकालूंगी, लेकिन मुझे बी मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो मैं बी मैट्रिक्स को यहाँ क्या कर लूँगी, एज्यूम कर लूँगी। उस केस में बाकी का जितना भी सारा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो सारा क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास काफ़ी क्वेरी थी कि अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या हमें सिर्फ उसको z को k मान के ज्यूम करने से और कोई मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसलिए एक क्वेश्चन जो है वो पहले से ही सॉल्व करके बता दिया। क्या है, दैट इज सॉल्व यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को यूज़ करके मुझे सॉल्व करना है। x माइनस 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि मुझे इक्वेशंस बाकी सारी हैं गिवन हैं। सो जो हमारे पास स्टेप है करने का वो सिंपल स्टेप्स हैं, दैट इज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। यानी कि मैंने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, 1 माइनस 1 3, 1 3 माइनस 3 5 3 3, देन x y z एंड देन b 6 माइनस 4 10। ठीक है, इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ax को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू b। देन मुझे पास क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। बाय फर्स्ट रो मैंने ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, वो मेरे पास कितना निकल के आ गया है, 0। सो नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब है कि मेरा ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो मेरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, ए का एडजॉइंट और मल्टीप्लाई कर दो बी से। ठीक है, तो पर लेकिन हम ये है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो इन्वर्स तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ मेरा ए का डिटर्मिनेंट आ गया है 0, तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं, सीक्वेंस में कोफैक्टर्स लिख दिए हैं, एंड देन इन्हीं के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, दैट इज ट्रांसपोज कर दो। मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है बी के साथ।
ये प्रोसेस मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर करके भी बताया हुआ है, मैंने उसमें आपको समझा दिया है। किसी को अगर इसमें डाउट है तो प्लीज़ उससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। देन एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया, देखा कि ये भी ज़ीरो है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वो ज़ीरो नहीं है, तब हमें क्या करना है, तब इसका मतलब कि कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब बताया है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया है बी से, वो ज़ीरो निकल के आया है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट है, यानी कि इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता तो सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है, दैट इज हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन ही निकलता है। लेकिन यहाँ मैंने आपको ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो वाले कंसेप्ट हैं वो बता दिए हैं, बच्चों को इसी में ही डाउट था। ठीक है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। नाउ ये आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक ही इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेके कि जहाँ पे ए का एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई किए बी से, वो भी ज़ीरो है, उसे भी मैंने आपको यहाँ से समझाया था किस टाइप से करना है, लेकिन वो दूसरे मेथड से। यहाँ मैंने दूसरे मेथड से बताया हुआ है कैसे। लेट z इज इक्वल टू के, यानी कि मैंने z को, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो मैंने z को k एज्यूम कर लिया है। k इज़ माई द कांस्टेंट नंबर। सो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ठीक है, मेरे पास दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। अब ये z मेरा क्या बन गया है, k। इसका मतलब कि ये भी कांस्टेंट हो गया है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3k। हम इसे दूसरे मेथड से, मैं इसको दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करना बता रही हूँ। अब नेक्स्ट है दैट इज़ x माइन प्लस 3k 3y इज इक्वल टू माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 4। तो वही जो z वाला पार्ट था उसे मैंने k एज्यूम करके यहाँ लेकर आ गई हूँ, और मैंने अभी तक फ़िलहाल दो ही इक्वेशन ली हैं। क्यों? क्योंकि मुझे x और y को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू k के टर्म्स में निकालनी है। सो मैं इसे दो वैल्यूज़, दो इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट इसे मैंने दोबारा से अब इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैट्रिक्स की फ्रेम में ही सॉल्व कर दिया है। आप इसे कि जैसे हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है उससे भी कर सकते हैं। कैसे? साइन चेंज कर दो यहाँ पर, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आप y की वैल्यू को k के टर्म्स में निकाल दोगे, देन जो y की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट करके x की वैल्यू आप k के टर्म्स में निकाल दोगे। ये सॉल्यूशन है। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा और इसको सिंपलेस्ट पैटर्न नहीं है, अगर यहाँ इक्वेशन और टफ हो जाए या नंबर्स ऐसे हो जाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमेशा हमें दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी और ये 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो उसका इन्वर्स निकालना और एडजॉइंट निकालना बहुत ही ईजी होता है। सो इसीलिए मैंने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में दोबारा से रिप्रेजेंट कर दिया और उसको मैट्रिक्स की ही फ्रेम में बना दिया। दैट इज़ 1 माइनस 1 1 3 xy 6 माइनस 3k माइनस 4 प्लस 3k, दैट इज cy इज इक्वल टू d। ये मेरे पास c का क्या है, डिटर्मिनेंट निकला। c का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब कि x और y की वैल्यू निकलेगी, फाइंड आउट होगी। तो मुझे अब क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना होता है हमेशा इसका, क्योंकि यहाँ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको y क्यों माना है, क्योंकि ऑलरेडी x एज्यूम कर चुकी हूँ, ऑलरेडी a एज्यूम कर चुकी हूँ और b भी, इसलिए मैंने यहाँ पे c माना है और यहाँ d एज्यूम किया है और यहाँ मैंने y मैट्रिक्स ली है। देन एडजॉइंट ऑफ c कितना क्या हो जाएगा, सिंपल है, राइट हैंड साइड के जो मैट्रिक्स के डायगोनल्स होते हैं, एलिमेंट हैं, उन्हें रिवर्स कर दो, बाकी के साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस।
सो यहाँ मैंने एडजॉइंट ऑफ सी के एंड देन एडजॉइंट ऑफ सी निकल गया है, तो सी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ सी निकाला है, डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया है। मेरे पास इक्वेशन थी सी वाई इज इक्वल टू डी, वहाँ जाएगा, देन सी का इन्वर्स हो गया है, ठीक है। देन y की वैल्यू थी एक्स वाई है, क्योंकि ये एक्स वाई है, एंड देन यहाँ पे मैंने c के इन्वर्स को पहले लिख दिया, d के इन्वर्स को 1/4 को यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सॉल्व ऑलरेडी कर देंगे। इन दोनों का मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मुझे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना। देन यहाँ पर मैंने यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले दिए, देन 2 कैंसिल आउट होता, देन 1/2, तो 7 - 3 के डिवाइड बाई 2 अंदर गया, और ये सिमिलरली इसी के साथ भी मैंने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ अगेन मैट्रिक्स मेथड लगाया था एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया था उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड से कराया है। तो आप कोई भी मेथड को यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई जेड थर्ड इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि मैंने थर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने एक बार मैं देख लेती हूँ क्या एक्चुअल में जो मैंने एक्स एंड वाई जेड की वैल्यू निकाली है क्या वो सही है या नहीं। एक्चुअली हमें सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक ही सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू निकल गई, वाई की वैल्यू निकल गई, और जेड को मैंने के मान लिया। इसका मतलब कि के मेरा यहाँ 1 होगा, तो एक्स की वैल्यू उसी के हिसाब से डिटरमाइन होगी, उसी के हिसाब से चेंज करेगी। अगर यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और लूँगी तो k की वैल्यू कुछ और लूँगी तो y की भी वैल्यू चेंज करेगी। सो मैंने यहाँ पे एक बार चेक करने के लिए क्या मेरा आंसर सही आया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया थर्ड इक्वेशन में, देखा कि वो RHS के इक्वल है, सेम है, ठीक है। अगर हमें फाइनली जो भी कंक्लूजन में लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी भी 0 निकल के आया, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है और इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, जहाँ पे एक्स वाई जेड इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे के को आपको रिप्रेजेंट करना है कि वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर से, यानी के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी, माइनस में भी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बता दिए हैं, और एक हम आज लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन का है क्या, यानी जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, पैटर्न है, और आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। देन दैट इज डिटरमाइन द प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। देखो जिस टाइप के आपके पास आ जाए, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ मैंने इसे ए मान लिया या मैं इसे बी मान लेती हूँ, यानी कि पहले मुझे इनके प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा, लिखा है एंड यूज़ इट, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा मुझे यूज़ करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि मुझे इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फ्रेम में लिख सकती हूँ और मैं इनको सॉल्व करती हूँ, मेरा इसके बाद यही स्टेप है। देन हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे ए भी निकाल रखा है, ए मैट्रिक्स बी, मैंने ए बी की मल्टीप्लिकेशन की, वो बन गया है दैट इज़ 8 आई, आइडेंटिटी, मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये बना, यानी ए बी इज इक्वल टू 8 आई, यानी ए बी इज इक्वल टू 8, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बनी है इक्वेशन में, इक्वेशन जो मैट्रिक्स में है वही कहीं ना कहीं वो या तो ए बी फ्रेम हो सकती है या बी बी, तो मैंने यहाँ पर सिंपल ही निकाल दिया कि क्या वैल्यू निकाली है, बी इनवर्स इज इक्वल टू, देखो अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको ए जो इक्वेशन थी हमारी, जो मैट्रिक्स की जो इक्वेशन की फॉर्म में है
मैंने यहाँ पे उसको मैट्रिक्स की फ्रेम में लिखा 1 -1 1 1 -2 -2, ठीक है, जो हमें मैट्रिक्स की फ्रेम में गिवन नहीं थी, उसको इक्वेशन की फ्रेम में थी, मैट्रिक्स की फ्रेम में लिखा। देखा कि ये जो मेरे पास दो प्रोडक्ट गिवन है उनमें से ये एक है, यानी बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो x इज इक्वल टू बी का डिटर्मिनेंट, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय सी। और क्या मैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके प्रोडक्ट को मुझे यूज़ करना है, सो इसके प्रोडक्ट आया था ए बी इज इक्वल टू 8i, यानी मुझे वहाँ b का इन्वर्स निकालना है। सो मैंने क्या किया, यहाँ b के, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे b का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, सो मैंने b के इन्वर्स को यहाँ दोनों साइड पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे b लास्ट में है a के बाद, तो मैंने यहाँ पे उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया, दैट इज a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय b का इन्वर्स इज इक्वल टू a b का इन्वर्स। सो b मल्टीप्लाई बाय b का इन्वर्स हो गया है i, ठीक है, 8b इन्वर्स। तो यहाँ से मैं b इन्वर्स की वैल्यू निकाल देती हूँ, 1/8 मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स, यानी कि मुझे b का इन्वर्स यहाँ पे और किसी मैट्रिक्स मेथड डिटर्मिनेंट के मेथड से मुझे कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ में जो इक्वेशन प्रोडक्ट गिवन था, जो प्रोडक्ट मुझे गिवन था, उसी को ही मुझे यूज़ करना है। सो नेक्स्ट स्टेप तो मेरे पास काफ़ी इजी है, यानी b का इन्वर्स मैंने ऑलरेडी है निकाल दिया है। x क्या है, एक्स वाई जेड 1/8 मल्टीप्लाई बाय a। तो a मेरे पास है मैट्रिक्स, तो सिंपल हो गया कि a जो मैट्रिक्स थी उसी को ही पुट कर दो, दैट इज a b का इन्वर्स क्या है, a के मैट्रिक्स को ही का 1/8। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया एंड देन जो 1/8 यानी से मैंने 8 कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 -2 -1, यानी कि ये x y z के इक्वल है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1। सो मैंने इसे लिखे बिना इन्वर्स को कैलकुलेट किए हुए इक्वेशन को ही यूज़ करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन हर टाइप के जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको बता दिए हैं। बाकी इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इन्हें हम और कैसे टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।